तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एडुविज़न पर। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग अभी इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ रहे हैं लेखपाल कंसिस्टेंसी बैच के अंतर्गत। और इन्वायरमेंट की यह पूरी सीरीज लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी साबित होगी। इसमें हम प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने लेखपाल के चैप्टर 1 की क्लास ख़त्म की थी। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लेखपाल के सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लेखपाल परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास में, जैव विविधता के मापन के संदर्भ में यदि आप दुधवा नेशनल पार्क के जंगल और उसके पास के गन्ने के खेत के बीच प्रजातियों में होने वाले बदलाव या टर्नओवर का अध्ययन कर रहे हैं तो यह किस स्तर की विविधता कहलाएगी। अब आपके पास 5 ऑप्शन है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, आनुवंशिक विविधता या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है। आप लोगों को 10 सेकंड का समय भी है सोचने का। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद आंसर सोचिए और इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं अभी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि गन्ने के खेत के बीच में प्रजातियों में होने वाले बदलाव या टर्नओवर का अध्ययन कर रहे हैं तो यह किस स्तर की विविधता कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बीटा विविधता। अब इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा विविधता क्या कहलाती है ना। तीनों प्रकार की विविधता देखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ पर हम बीटा विविधता है हमारा राइट आंसर, तो पहले हम बीटा विविधता को देख लेते हैं कि बीटा विविधता का अर्थ होता है दो अलग अलग आवासों जैसे जंगल और खेत के बीच में प्रजातियों में बदलाव की दर। अब क्वेश्चन में था कि अब गन्ने के खेत के बीच में प्रजातियों के बदलाव में अंतर का पता कर रहे हैं, वहां पर रिसर्च कर रहे हैं और आप दो प्रजातियों के बीच में अंतर पता कर रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार की विविधता होगी। तो जब दो अलग अलग आवासों में प्रजातियों के बदलाव की दर देखी जाती है तो उसे कहते हैं हम बीटा विविधता। ठीक है, यह मापता है कि जब हम एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे में जाते हैं तो प्रजातियां कितनी बदल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अल्फा विविधता क्या होती है। अल्फा विविधता केवल एक आवास के भीतर की संख्या होती है। जैसे हम केवल चने के खेत में देखें तो चने के खेत में जितने भी प्रकार की विविधता होगी वो क्या कहलाएगी, अल्फा विविधता कहलाएगी। और गामा विविधता क्या होती है, पूरे क्षेत्र की विविधता होती है। जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बहुत प्रकार के जीव और प्रजातियां होंगी। तो जहाँ पर पूरे क्षेत्र की बात की जाएगी, एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात की जाएगी तो वहां पर गामा विविधता होती है। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ अलग विविधता होगी स्थल में और जल में कुछ अलग विविधता होगी, जल में भी अलग अलग प्रजातियां होंगी। अब मान लीजिए हम इस तालाब में ही बात करें, इस तालाब में यदि हम बात करेंगे प्रजातियों के बदलाव की दर के बारे में तो ये सिर्फ एक आवास के भीतर हम प्रजातियों के बदलाव की दर को देख रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अल्फा विविधता कहलाएगी। अब यदि हम इधर से इधर को जाएं, जल से थल में जाएं तो इन दोनों के बीच में जो प्रजातियों में बदलाव हो रहा है इसे कहा जाता है बीटा विविधता। क्या कहा जाता है, बीटा विविधता। और यदि हम ऐसे ही कई सारे जल और स्थल मंडलों की बात करें, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो अलग अलग आवासों में अलग अलग तरीके से रह रही हैं, तो जब एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात की जाती है तो वहां पर होती है गामा विविधता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता शब्द के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पूर्णतः सत्य है। अब 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ेंगे। एडवर्ड ओ विल्सन ने बायोडायवर्सिटी शब्द दिया था। बी ऑप्शन है, डब्ल्यू जी रोसन ने 1968 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और थर्ड ऑप्शन है, एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। फोर्थ ऑप्शन है, नॉर्मन मायर्स ने 1992 यानी 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में इसकी परिभाषा दी थी। या फिर फिफ्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य है यानी कि 100% ट्रू है।
अब यहाँ पर आपको जैव विविधता के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैव विविधता का ए टू जेड पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग थ्योरी भी अभी आगे पढ़ेंगे, तो थ्योरी में हम आपको जैव विविधता के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1960 1986 में ई.ओ. विल्सन ने इस विषय पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उन्हें जनक कहा जाता है। मूल शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1968 में रेमंड एफ दासमैन ने दिया था। छोटा शब्द बायोडायवर्सिटी 1985 में डब्ल्यू.जी. रोसन ने दिया था। ठीक है, तो बी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1968 में आया और सिर्फ बायोडायवर्सिटी की बात करेगा, यानी छोटा शब्द है, तो ये 1985 में डब्ल्यू.जी. रोसन ने दिया था। अब जैव विविधता का मतलब होता है कि एक क्षेत्र में जितने भी प्रकार की प्रजातियां रह रही हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, यही जैव विविधता कहलाती है। जितने प्रकार की फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं एक क्षेत्र में, इसे ही विविधता कहते हैं। और ये हमारे जैव मंडल में विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे जैव विविधता कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण की विधियों के संदर्भ में क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है। अब 5 ऑप्शन है। यह स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण है जो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। बी ऑप्शन है, यह पर स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण है जिससे द्रवित नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री रखी जाती है। थर्ड ऑप्शन है, यह पर स्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण है जो सामान्य रेफ्रिजरेटर तापमान पर होता है। फोर्थ ऑप्शन है, यह स्वस्थानीय या इन सिटू संरक्षण है जो जीन बैंक में होता है। या फिफ्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले इस टर्म को देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेखपाल एग्जाम में ऐसे टर्म्स पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर वहाँ पर आप लोग अटक जाएंगे। तो ऐसे टर्म्स को आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। अभी जो इसका राइट आंसर है वो है बी नंबर। इसकी व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। यह क्या है, यह एक्स सीटू संरक्षण होता है जिसमें द्रवित नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामग्री को रखा जाता है। इसकी व्याख्या देखें तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक एक्स सीटू संरक्षण विधि है। अब एक्स सीटू भी हम लोग थ्योरी में अभी पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या है, सामग्री जैसे बीज हो गए, जीन्स हो गए, इनको द्रवित नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिस पर सभी जैविक गतिविधियां रुक जाती हैं और कोशिकाएं खराब नहीं होती हैं। अभी यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन का आप चित्र भी देख सकते हैं। इस तरीके का एक जार टाइप का होता है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसमें सारे बीज जिनको आप प्रिजर्व करना चाहते हो लंबे समय तक, उनको रखा जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा ठंडी होती है -190 डिग्री कि यहाँ पर सारी जैविक गतिविधियाँ हैं जो वो रुक जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे बीज रखा गया तो वो जिंदा तो रहेगा, पर उसकी जो जैविक गतिविधियाँ हैं, जो नेचुरल लाइफ साइकिल होती है, वो एक तरीके से रुक जाती है। इस वजह अब हम देखेंगे आज की क्लास की जो थ्योरी है, थ्योरी के अंतर्गत हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, रूप से थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे। आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी, छोटे से छोटा पॉइंट और बड़े से बड़ा पॉइंट आपको यहाँ पर इस थ्योरी क्लास में समझने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर जीवन के जितने प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है, लाइक अ बर्ड, अ मंकी, अ मैन, जितने भी तरह के आपको जीवन देखने को मिल रहे हैं, ये सब जैव विविधता का ही रूप है। यह एक जो है नेचुरल पूंजी है जो मानव अस्तित्व के लिए उतना ही जरूरी है जितनी हवा और पानी। अब जैव विविधता केवल जंगलों में नहीं होती है कि जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, बल्कि ये हमारे खेतों और तालाबों में भी मौजूद होती है, जैसे गेहूं के खेत या धान के खेतों में। अब यहाँ पर देखें हम 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज क्या होता है,
जेनेटिक क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। स्पीसीज का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जातियां हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं। और जेनेटिक क्या होता है, एक ही स्पीसीज में जितने प्रकार की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जैसे लाइक अ ह्यूमन, हम में दो प्रकार की जेनेटिक्स देखने को मिलती हैं, एक मैन और एक वुमेन, ठीक है। और एक ट्रांसजेंडर भी होता है। तो हम लोगों के जेनेटिक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि मैं जो ह्यूमन है उसमें 3 तरीके के लोग देखने को मिल सकते हैं। बाकी जीन्स चेंज होते हैं तो और भी तरीके के लोग देखने को मिल सकते हैं हमको। बाकी मेनली तो 3 प्रकार के लोग ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये जेनेटिक होता है कि एक ही प्रजाति के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो जेनेटिक्स के कारण होता है। फिर आते हैं इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर इन बायोस्फीयर। यानी हमारे जैवमंडल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच में जो आपस में क्रियाएं हो रही हैं, एक दूसरे से आपस में प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। जैसे एज अ ह्यूमन हम लोग डेली न जाने कितनी ही प्रजातियों से प्रतिक्रियाएं करते हैं। लाइक हम हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, इंसानी जीवन के लिए हर एक प्रजाति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए पानी और हवा महत्वपूर्ण है। लाइक बर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लाइक हमारे लिए केचुआ महत्वपूर्ण है। जैसे हम केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा इंटरेक्शन हर प्रकार की प्रजाति से हो रहा है और इसे ही कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। आगे देखें हम जैव विविधता का अर्थ, इतिहास और परिभाषा को समझते हैं। जैव विविधता शब्द है जो 2 मूल शब्दों से बना है, एक बायोस और एक डाइवर्सिटी, जीवन और विविधता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो रेमंड एफ दासमैन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में पहली बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद W.G. रोसन आए। इन्होंने 1985 में इसको छोटा करके, इस पूरे शब्द को छोटा करके क्या कर दिया, बायोडाइवर्सिटी, जो आज प्रचलित है। फिर इसके बाद एडवर्ड ओ विल्सन आए। इन्हें जैव विविधता का जनक माना जाता है क्योंकि 1986 में इन्होंने इस विषय पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया था। आगे देखें आधिकारिक परिभाषा हम देखते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के जैव विविधता कन्वेंशन CVD के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है, समस्त स्रोतों जैसे जल, थल और वायु के जीवों के मध्य अंतर और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की जटिलता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के स्तर, इसे 3 स्तरों पर समझा जाएगा। लाइक आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच जीन्स में होने वाला अंतर। लाइक बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स कई टाइप की होती हैं, ठीक है, बहुत टाइप की आपको बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। लाइक क्रो, लाइक पैरेट, है ना, ये सभी बर्ड्स हैं, पर इनमें बहुत ही मेजर डिफरेंसेस होते हैं आपस में। तो ये किस कारण से आ रहे हैं, जीन के कारण आ रहे हैं। एक ही प्रजाति में जो अंतर होते हैं, लाइक पैरेट में अगर आप देखोगे तो कई तरीके के आपको पैरेट देखने को मिलते हैं। किसी में लाल पंख देखने को मिलते हैं, किसी में बिल्कुल ग्रीन पंख देखने को मिलते हैं। तो ये जीन के कारण अंतर आ रहे हैं और इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यह विविधता ही किसी प्रजाति को बीमारियों और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की शक्ति देती है। उदाहरण, मनुष्य एक ही प्रजाति है लेकिन कोई चीनी है, कोई अफ्रीकी तो कोई भारतीय। यह आनुवंशिक विविधता है। अगर यूपी के विशेष उदाहरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद, लखनऊ में आम की सैकड़ों किस्में, दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम एक ही प्रजाति की आनुवंशिक विविधता का बेहतरीन उदाहरण है। यूपी में पाई जाने वाली साहीवाल और गंगा तीरी गायों की नस्लें भी किसका उदाहरण है, आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है गाय ही लेकिन अलग अलग प्रजाति से संबंधित है। लाइक एक साहीवाल नस्ल की है और एक गंगा तीरी नस्ल की है, यानी दोनों के जेनेटिक्स में मेजर डिफरेंसेस हैं और इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके बाद देखें स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की किस्मों और उनकी संख्या में जो अंतर होता है, इससे क्या होता है, इससे प्रजातियां समृद्ध कहते हैं। इसे स्पीसीज रिचनेस कहते हैं कि कोई बायोडाइवर्सिटी कितनी स्पीसीज
रिच है, ये प्रजाति विविधता से पता चलता है, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी से। उदाहरण के लिए हम समझे पश्चिमी घाट में उभयचरों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, यानी कि पश्चिमी घाट साइड में आपको कर्नाटक साइड में मेढकों की ज़्यादा प्रजातियां मिल जाएंगी बजाय कि पूर्वी घाट से। ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? एक बड़े भूभाग में आवासों की विविधता। ठीक है, जैसे यूपी में आपको हिमालय की तलहटी वाला एक अलग आवास मिल जाता है प्रजातियों का। फिर यहाँ पर हम आते हैं गंगा यमुना के मैदान, गंगा और यमुना के मैदान वाले क्षेत्र में हमको अलग विविधता मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद आए उत्तर प्रदेश में गजब की पारिस्थितिकी विविधता है। तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर और पीलीभीत, यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन और दलदली क्षेत्र ज्यादा हैं। बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर में यहाँ शुष्क झाड़ियाँ और पठारी पारिस्थितिकी है। गंगा के मैदान में यहाँ जलोढ़ मिट्टी वाली कृषि पारिस्थितिकी है। तो ये सारी जो विविधताएं हैं ये पारिस्थितिकी विविधता कहलाती हैं, यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। इसके बाद बात करें जैव विविधता का मापन, यानी मेजरमेंट कैसे करते हैं हम जैव विविधता का, कि किस क्षेत्र में कितनी जैव विविधता है, इसको मापेंगे कैसे। तो R.H. विटेकर नाम को याद रखिएगा। 1972 में इन्होंने मापन के 3 सूचकांक दिए थे कि जैव विविधता को हम कैसे माप सकते हैं। इन तीनों को देख लेते हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा विविधता का मतलब होता है स्थानीय विविधता, यानी लोकल डाइवर्सिटी। वहीं बीटा विविधता का मतलब होता है संरचनात्मक विविधता और गामा विविधता का मतलब होता है क्षेत्रीय विविधता। अब अल्फा विविधता एक ही आवास के भीतर प्रजातियों की कुल संख्या मापती है। ठीक है। जैसे यदि आप दुधवा नेशनल पार्क में किसी एक तालाब में गिने कि वहां कितनी तरह की मछलियां हैं, तो वह अल्फा विविधता कहलाएगी। वहीं बीटा विविधता में 2 आवासों के बीच प्रजातियों में बदलाव की दर होती है। यह बताता है कि प्रजातियां कितनी बदल रही हैं। यदि आप दुधवा के जंगल से निकलकर पास के गन्ने के खेत में जाएं तो जीवों की प्रजातियां बदल जाएंगी। यह अंतर क्या कहलाती है? बीटा विविधता कहलाती है। वहीं गामा विविधता की बात करें तो यह एक पूरे लैंडस्केप यानी भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता बताती है। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रकार की प्रजातियां रहेंगी, तो ये गामा विविधता से हमको पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के, जैसे एक हिमालय वाली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ वेस्टर्न घाट की आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख सकते हैं। यहाँ पर सुंडा लैंड की आप, और यहाँ पर इंडो बर्मा की आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इंडो बर्मा सुंडा लैंड की, और यहाँ पर आप लोग ये वाली भी देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी जो हिमालय और इंडो बर्मा वाली है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ये बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिचनेस वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता की प्रवणता या वितरण, ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। सो जैव विविधता पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। अब इसको अच्छांशी विस्तार से समझते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैव विविधता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे जैव विविधता घटती जाएगी। लाइक ये है पृथ्वी और यहाँ पर है भूमध्य रेखा, तो जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और जैसे जैसे इधर से ऊपर की ओर जाएंगे हम, या यहाँ से नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर जैव विविधता जो है कम होती चली जाएगी, यानी लोअर होती चली जाएगी। कारण क्या होता है कि सौर ऊर्जा सबसे बड़ा कारण है। उष्ण कटिबंध में साल भर सूरज की रोशनी रहती है। जो यहाँ पर एरिया होता है, यहाँ पर साल भर सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी ज़्यादा उपलब्ध रहती है, इसलिए पेड़ पौधों की ज़्यादा प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर जो जलवायु है वो बहुत ही स्थिर होती है। यहाँ कोई बड़ा हिमयुग नहीं आता है, जिससे प्रजातियों को विकसित होने के लिए लाखों साल मिल गए। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में आप देखते हैं लगातार बर्फ पड़ती रहती है, हिमयुग जैसा चलता ही रहता है, तो यहाँ पर प्रजातियों को विकसित होने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। समझ गए? अब देखते हैं हम अक्षांशीय विस्तार के बाद तुंगीय विस्तार या ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। पहाड़ों पर नीचे से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, अतः 1000 मीटर ऊपर जाने पर विविधता तेजी से घट जाती है। अभी मान लीजिए पहाड़ है,
ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, तापमान यहाँ पर कम होता जाएगा। ठीक है। अतः अब जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे, जितने ऊपर जाते जाएंगे, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, पहाड़ों की तलहटी पर। आगे देखें, भारत और उत्तर प्रदेश का एक जैव भौगोलिक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में भारत दुनिया के 12 मेगा डायवर्सिटी देशों में शामिल है। पॉइंट है ये आपको लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। विश्व के कुल भूभाग का 2.4% क्षेत्र भारत के पास है, लेकिन विश्व की कुल जैव विविधता का 7 से 8% यहाँ पाया जाता है हमारे भारत में। वहीं भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, रेगिस्तान। ये सारी जैव भौगोलिक यानी बायोग्राफिक जोन है, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी वजह से इंडिया को बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री माना जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हम बात करते चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं आपको एग्जाम में। जैसे भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है। यूपी की वनस्पति की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम, महुआ। ये वृक्ष यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे ज्यादा पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र लखीमपुर में नम पर्णपाती और बुंदेलखंड में शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक है, लेकिन उन पर मानवीय गतिविधियों के कारण विनाश का खतरा भी सबसे अधिक मंडरा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ज़्यादा जैव विविधता होती है, वहां पर मानवीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि लोगों को संसाधनों की आवश्यकता बहुत होती है, हर समय संसाधन लूटने के चक्कर में इंसान जो है अपने ही पर्यावरण को बर्बाद करता है। ठीक है। लेकिन जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब हॉट स्पॉट की अवधारणा के जनक थे ब्रिटिश पारिस्थितिकीवादी नॉर्मन मायर्स। इन्होंने 1988 में हॉट स्पॉट शब्द दिया था। वैश्विक स्थिति की बात करें तो वर्तमान में विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, 36 हॉट स्पॉट हैं। ये पृथ्वी के केवल 2.4% भूभाग को कवर करते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया की 50% से अधिक स्थानिक वनस्पति और 42% कशेरुकी जीव मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जीव पाए जाते हैं कितने, 42% इन 36 हॉटस्पॉट के अंतर्गत, और 50% से अधिक स्थानिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये जो हॉटस्पॉट हैं कितने रिच होते हैं जैव विविधता के संबंध में। हॉटस्पॉट घोषित करने के कुछ मापदंड होते हैं, अब उनको देखते हैं। किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनने के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा तय किए गए 2 सख्त मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य होता है। पहला है स्थानिकता यानी एंडेमिज्म। इस क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनी पौधों यानी वस्कुलर प्लांट्स की ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, यानी वे वहाँ की स्थानिक हों। यानी कि पौधों की 1500 से ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जो दुनिया में उस जगह के अलावा और कहीं नहीं हो। दूसरा, खतरे का स्तर। उस क्षेत्र का कम से कम 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुका हो, जो वहाँ की ओरिजिनल हैबिटेट है वो 70% से ज़्यादा नष्ट हो चुकी हो, उसे कहा जाता है हॉटस्पॉट क्षेत्र। अब भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो पहले भी हम देख चुके हैं कि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, जो ये भारत का एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें इंडो बर्मा का क्षेत्र है, जो ये भी हॉटस्पॉट क्षेत्र है, और यहाँ पर सुंडा लैंड है, जो ये भी हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में 4 क्षेत्र हैं हॉटस्पॉट वाले, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल सकती है। अब भारत में 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। लेखपाल परीक्षा में इनके लिए विस्तार से जानना जरूरी है, तो हम इन चारों को विस्तार से देखेंगे। हिमालय में
इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो इसका संपूर्ण भारतीय हिमालय, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये सब हिमालयी हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की विविधता क्या है? एक सींग वाला गैंडा मिलता है, यहाँ पर कस्तूरी मृग मिलता है, हिम तेंदुआ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र इसी का हिस्सा माना जाता है, यानी हिमालयी हॉटस्पॉट का। पश्चिमी घाट की बात करें तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तट के साथ साथ और भी कई सारे क्षेत्र आते हैं। यह भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आपको लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी तहर, ये सारे जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं। इंडो बर्मा की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्वी भारत, असम के मैदानी भाग को छोड़कर म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश आते हैं और ये ताजे पानी के कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। वहीं सुंडालैंड हॉटस्पॉट की बात करें तो इसमें भारत का निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान नहीं, क्योंकि अंडमान में जैव विविधता नहीं है। निकोबार द्वीप समूह में बायोडायवर्सिटी देखी जाती है। यह इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैला हुआ है जो हॉटस्पॉट है। इसमें मैंग्रोव और प्रवाल की भित्तियां मिल जाती हैं। जो मैंग्रोव होते हैं दलदली क्षेत्र होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं जो समुद्र में, वो सारी आपको प्रजातियां इस सुंडालैंड में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कुछ एग्जाम डीप डाइव पॉइंट है पश्चिमी घाट से संबंधित। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर 2 कमेटियां बनी थी जो अक्सर विवादों में रहती हैं। जैसे गाडगिल समिति जो 2011 में बनी थी, इसने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी। यानी इस समिति ने कहा था कि जो पश्चिमी घाट है उसको आप संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और इसको मानव से बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, वहीं कस्तूरी रंगन समिति जो 2013 में बनी थी, इसने नियमों में थोड़ी ढील दी और केवल 37% क्षेत्र को ईएसए घोषित करने की बात कही थी। यानी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र केवल 37% को कहा था कि 37% को आप ईएसए घोषित कर दीजिए, बाकी को कोई खतरा नहीं है। समझ गए? अब बात करते हैं हॉट स्पॉट। स्पॉट क्या होता है? हमने हॉट स्पॉट तो सुना था कि हॉट स्पॉट हमें पता है भाई, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है उसे हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। लेकिन अब हॉट स्पॉट ये एक नई अवधारणा निकलकर सामने आई है। हॉट स्पॉट जहाँ खतरे को दर्शाते हैं, वही महासागरों में हॉट स्पॉट्स उन क्षेत्रों को कहते हैं जो समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें बचाने की उम्मीद है या होप है, और इसी होप से इन क्षेत्रों को बोला जाता है होप स्पॉट्स। इसके जनक थे डॉक्टर सिल्विया अर्ल। भारत में हॉट स्पॉट की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह हैं जो यहाँ पर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। आगे बात करें उत्तर प्रदेश और हॉट स्पॉट कनेक्शन, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी पूरा जिला हॉट स्पॉट की परिभाषा में फिट नहीं बैठता, लेकिन पारिस्थितिकी रूप से यूपी का उत्तरी हिस्सा हिमालयन हॉटस्पॉट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तराई आर्क लैंडस्केप यानी TAL की बात करें तो यह यमुना नदी पश्चिम से बागमती नदी पूर्व तक फैला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग, या फिर इसको रिवीजन में इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना कि जो तराई आर्क लैंडस्केप का क्षेत्र है वो यमुना नदी के पश्चिम से बागमती नदी पूर्व तक फैला हुआ है। इसमें यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और महाराजगंज। महत्व क्या है? यह क्षेत्र हाथी और बाघ के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है जिसे कॉरिडोर कहते हैं, और यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ की जैव विविधता है जो समाना घास के मैदानों जैसी है। अब परीक्षा के लिए हम लोग कुछ क्रूशियल फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे गर्म हॉटस्पॉट कौन सा है? दुनिया के 36 हॉटस्पॉट में से 8 को हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहा जाता है, जिनमें भारत का पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा सबसे गर्म हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। फिर समुद्री गाय डुगोंग की बात करें तो यह एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो मन्नार की खाड़ी यानी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसे बचाने के लिए तमिलनाडु ने पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व 2022 में घोषित किया था। रेड डाटा बुक की बात करें तो इसे IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जारी करता है। इसमें कई तरीके के पृष्ठ होते हैं, कई तरीके के पेज होते हैं, हर पेज का अलग अलग कलर होता है और हर कलर का अपना एक मतलब होता है। जैसे गुलाबी पेज हो तो वो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए होता है, हरा पृष्ठ उन प्रजातियों के लिए होता है जो खतरे से बाहर होते हैं। वहीं संरक्षण की विधियों की बात करें तो जैव विविधता को बचाने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और सेक्रेड ग्रोव्स आते हैं। वहीं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। अब हम देखते हैं इन सीटू प्रिजर्वेशन क्या होता है या स्वस्थानीय संरक्षण। इसका अर्थ होता है अपने ही स्थान पर यानी कि ऑन साइट। जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट में यदि हम किसी जीव का कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा विवरण देखते हैं इसका। जब किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल पार्क्स जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, पवित्र उपवन, ठीक है, या सेक्रेड गार्डन, ये सारी जो है ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण होते हैं। इसका लाभ यह होता है कि ये सस्ता है और इसमें विकासवादी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम नेचुरल हैबिटेट में ही किसी जीव को प्रिजर्व कर रहे हैं या उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं तो एक तो हमें बाहर से कुछ भी पेड़ पौधे या फ्लोरा फोना की प्रजातियां नहीं लानी पड़ रही हैं, जंगल नहीं बनाने पड़ रहे हैं, जबकि एक्स सीटू में हमें एक आर्टिफिशियल जंगल तैयार करना होता है। बाहर से हमें कई सारी प्रजातियां लानी पड़ती हैं फ्लोरा एंड फोना की। ठीक है, अब एक्स सीटू की बात करें तो इसका मतलब होता है बाहरी स्थान पर, यानी कि हम बल्कि आर्टिफिशियली तरीके से एक जंगल जैसा माहौल तैयार करते हैं। वहाँ पर फ्लोरा एंड फोना की तरह तरह की प्रजातियां लाई जाती हैं और वहाँ पर उनको कंजर्वेशन प्रदान किया जाता है। जब किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी कृत्रिम स्थान जैसे चिड़ियाघर या लैब में ले जाकर बचाया जाता है उसे हम परिस्थानीय संरक्षण कहते हैं और इसे हम अगले भाग में और डिटेल से कवर करेंगे। अब बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया जाता है। ये जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगले चैप्टर में हम कवर करेंगे, शायद अगली क्लास में, ठीक है, डिटेल में। अभी हाल के लिए हम देखें राष्ट्रीय उद्यान, तो परिभाषा क्या होती है? यह एक सख्त संरक्षित क्षेत्र होता है जहां मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से वर्जित होती हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी मानव की गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, आप ऐसे ही घूम नहीं सकते हो, यहाँ पे परमिशन लेनी होती है पहले, ठीक है। कानूनी स्थिति क्या है कि इसकी घोषणा राज्य सरकार या विशेष स्थिति में केंद्र सरकार करती है। यहाँ पर शिकार, चराई, लकड़ी काटना और निजी स्वामित्व पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय उद्यान बनाने का? कि यह किसी विशेष प्रजाति के लिए नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र जैसे बाघ, पेड़, नदी के संरक्षण के लिए होता है। आगे हम बात करें तो नेशनल पार्क की संख्या 2024 तक भारत में 106 नेशनल पार्क थे, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, अब बायोस्फीयर रिजर्व में जोन में बटा होता है पूरा बायोस्फीयर। इसको देख लें तो जो कोर भाग होता है इसे यहाँ पर कोर एरिया कहा जाता है। जो मेन कंजर्वेशन होता है फ्लोरा एंड फौना प्रजातियों का वो इसी क्षेत्र में होता है। इसके बाहर होता है हमारा बफर जोन, ये पूरा क्या है? बफर जोन है। और ये कहलाता है जो बाहर सबसे है ये ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, ठीक है। ये बफर जोन है यानी कि कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का जोन, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं जो ट्रांजिशन जोन है। आगे देखें हम तो परिभाषा होती है वन्यजीव अभ्यारण्य की कि यह किसी विशिष्ट प्रजाति जैसे केवल पक्षी या केवल घड़ियाल के संरक्षण के लिए बनाया गया क्षेत्र है। यहाँ सीमित मानवीय गतिविधियां जैसे सूखी लकड़ी बीनना, सीमित चराई की अनुमति जिला कलेक्टर की अनुमति से दी जा सकती है। एक अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में बदला जा सकता है लेकिन एक नेशनल पार्क को वापस अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता। भारत में 567 प्लस अभ्यारण्य है यानी 560 प्लस
अभ्यारण्य अभी इस समय मौजूद हैं। तुलनात्मक चार्ट देख लेते हैं नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो सुरक्षा स्तर के मामले में राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा सुरक्षा होती है, वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य में मध्यम सुरक्षा होती है। मानवीय गतिविधियों की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, जबकि यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमित अनुमति होती है। निजी जमीन, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी निजी जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांजिशन जोन में आप निजी जमीन ले सकते हैं। सीमाएं अगर बात करें तो ये कानून द्वारा निश्चित होती हैं इसकी सीमाएं, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती हैं सीमाएं। जो फोकस इसका पूरे इकोसिस्टम पर रहता है और यहाँ पर किसी विशेष प्रजाति पर फोकस रहता है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह अवधारणा यूनेस्को के MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 के तहत आई। यह केवल जानवरों को नहीं बल्कि मनुष्य और पर्यावरण के रिश्ते को भी संरक्षित करता है। संरचनाओं की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। डायग्राम बुक में इसको जरूर देखेंगे हम लोग। जैसे कोर क्षेत्र होता है, सबसे अंदर का भाग, यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ केवल सरकारी अधिकारी जा सकते हैं, यह कानूनी रूप से नेशनल पार्क होता है। बफर जोन होता है, फिर उसके बाद कोर के चारों ओर का क्षेत्र, यहाँ अनुसंधान यानी रिसर्च वगैरह, शिक्षा और सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। वहीं ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। यहाँ बस्तियाँ, खेती और आर्थिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। यहाँ मनुष्य और प्रकृति सहयोग से रहते हैं, यानी एक दूसरे से कोऑपरेशन में रहते हैं। भारत में अभी तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कच्छ का रण है, जो गुजरात में है। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा, जो असम में है। यूनेस्को सूची में भारत के 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। और नवीनतम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। अब कुछ अन्य इन सिटू विधियां देख लेते हैं, जिसे सामुदायिक रिजर्व। यह किसी निजी या सामुदायिक भूमि पर घोषित किया जाता है, जहां लोग स्वेच्छा से वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समाज द्वारा संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान में, जहां पर वहां के हिरण, जो हिरण एक प्रजाति है, वहां पर हिरणों को उन्हीं के क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, यानी उनको कंजर्वेट किया जा रहा है बिश्नोई समाज के द्वारा। तो ये सामुदायिक रिजर्व के अंतर्गत किया जाता है। वहीं पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स या सेक्रेड गार्डन की बात करें तो वनों के वे हिस्से जिन्हें स्थानीय लोग देवी देवताओं का निवास मानकर नहीं काटते हैं। स्थानीय नाम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे उरान राजस्थान में है, देवारा महाराष्ट्र में है, सरना झारखंड और मध्य प्रदेश में है। ये स्थानीय क्षेत्रों के नाम हैं। मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियों के पवित्र वन जो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश विशेष में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण का ढांचा बहुत मजबूत है। यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। स्थापना हुई थी 1977 में, इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। विशेषता यहाँ बारहसिंगा और बाघ पाए जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क में। आगे बात करें टाइगर रिजर्व, तो वर्तमान में यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा लखीमपुर खीरी में, दूसरा है पीलीभीत में। इसे बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार भी मिल चुका है। अमनगढ़ बिजनौर में यह कार्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है। वहीं रानीपुर चित्रकूट में है, यह यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था 2022 में। अभ्यारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा चंदौली में है, यूपी का सबसे पुराना अभ्यारण्य 1957 में बनाया गया था। हस्तिनापुर मेरठ मुजफ्फरनगर में है, यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। महावीर स्वामी ललितपुर में है, यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा और आगरा में है, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए। तो सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं, कुछ भी फालतू का नहीं बताया जा रहा है, और टू द पॉइंट हमने नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें फालतू की पढ़नी ना पड़े और आपका एग्जाम भी निकल जाए, इतनी चीज़ें आपको पढ़ने को यहाँ से मिल जाएं। आगे हम बात करें ex-situ कंजर्वेशन में, जब किसी प्रजाति का अस्तित्व उसके प्राकृतिक आवास में खतरे में पड़ जाता है
तो उसे वहां से निकालकर एक कृत्रिम वातावरण या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में संरक्षित किया जाता है और इसे कहते हैं हम परस्थानीय संरक्षण। इसकी प्रमुख विधियां होती हैं, जैसे हम लोग प्राणी उद्यान देखते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स या जू वगैरह। यहाँ संकटापन्न जानवरों को रखा जाता है और उनका प्रजनन कराया जाता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसी के अंतर्गत बनाया जाता है। भारत के सभी चिड़ियाघरों का नियंत्रण यह संस्था करती है और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। आगे देखें वनस्पति उद्यान, जिसे हम बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं। यहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों को संरक्षित किया जाता है वनस्पति उद्यान में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है, जो अपने ग्रेट बरगद के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिर्फ बोटेनिकल गार्डन में पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें जीन बैंक और बीज बैंक। तो यहाँ पौधों के बीजों और जानवरों के जेनेटिक मटेरियल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अगर कोई प्रजाति गायब हो रही है या वो विलुप्त होने वाली है तो उसके जेनेटिक मटेरियल से हम लोग दोबारा से उस प्रजाति को जन्म दे सकें और उसकी प्रजाति को दोबारा से बढ़ा सकें। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी ही तकनीक है जो जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखती है। यह बहुत कम तापमान पर संरक्षण की विधि होती है। इसमें सामग्री को द्रवित नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है और इस तापमान पर सभी जैविक गतिविधियां रुक जाती हैं और कोशिकाएं जो हैं खराब नहीं होती हैं। अब इसके आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ से। जैसे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई आर्क लैंडस्केप के संदर्भ में यह क्षेत्र किन 2 प्रमुख वन्य जीवों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा के रूप में कार्य करता है? बाघ और हाथी, गैंडा और घड़ियाल, बारहसिंगा और डॉल्फिन, एशियाई शेर और तेंदुआ। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था बाघ और हाथी के लिए। यानी तराई आर्क लैंडस्केप यमुना नदी से बागमती नदी तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र हाथी और बाघ के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है और यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ की जैव विविधता सवाना घास के मैदानों जैसी है। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक मापदंड नहीं है? 5 ऑप्शन है आपके पास। वहां कम से कम 1500 संवहनीय पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, उस क्षेत्र का कम से कम 70% मूल आवास नष्ट हो चुका हो, यह क्षेत्र समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र का होना अनिवार्य है, या फिर वहां उच्च स्तर की जैव विविधता होनी चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा आवश्यक मापदंड नहीं है। तो हमने देखिए ये वाला मापदंड पढ़ा था, ये वाला भी मापदंड पढ़ा था और ये वाला भी मापदंड पढ़ा था। पर ये वाला जो मापदंड है ये जरूरी नहीं है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का होना अनिवार्य हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हॉटस्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मॉयर्स ने दी थी और यह मुख्य रूप से स्थलीय उच्च विविधता वाले क्षेत्रों के लिए थी। समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए हॉट स्पॉट की अलग अवधारणा है। ठीक है, हॉट स्पॉट के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं, उच्च स्थानिकता और आवास का विनाश, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा है और पहले हम थ्योरी भी पढ़ चुके हैं इसकी। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और यूपीएससी अब अपना ट्रेंड पूरा बदल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पक्का है कि ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, तभी आप लोग लेखपाल में सबसे अव्वल दर्जे में आ सकेंगे। ठीक है, आगे हम थ्योरी पर आते हैं वापस। तो भारत की प्रमुख वन्यजीव परियोजनाओं को देखेंगे हम। अब भारत की प्रमुख वन्यजीव परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से, और इसका उद्देश्य था कि जो बाघों की घटती हुई जनसंख्या है उसको कैसे रोका जाए। प्रशासनिक निकाय है NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो इस प्रोजेक्ट टाइगर को संचालित करता है। इसका गठन 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके किया गया और इसके अध्यक्ष जो हैं पर्यावरण मंत्री होते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सेंसस 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 है।
जो दुनिया के कुल बाघों का 75% है। आप समझ सकते हैं आप कि दुनिया के कुल बाघ जो हैं उनका 75% हमारे भारत में ही है। सबसे ज्यादा बाघ जो देखें तो मध्य प्रदेश में है, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में। अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहें तो ये मैप दे रखा है यहाँ पर नोट्स में, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इन पूरे स्टेट वाइज टाइगर्स को देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने टाइगर पाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से हुई थी। इसका उद्देश्य था हाथियों के आवास और गलियारों को बचाना। इसके अंतर्गत माइक कार्यक्रम शुरू किया गया था। माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 2003 में शुरू हुआ था। हाथी रिजर्व की बात करें तो भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं और यूपी में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी मिली है। विरासत पशु की बात करें तो 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में हाथी को घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ संरक्षण की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1975 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से। यह भारत का सबसे सफल प्रोजेक्ट माना जाता है और खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या अब बहुत बढ़ गई है, जिससे भीतरकनिका उड़ीसा में सर्वाधिक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हमने देखा 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से। आगे बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा हुई थी। प्रजाति जो गंगेय डॉल्फिन, यह केवल ताजे पानी में रहती है और दृष्टिहीन होती है। यह ध्वनि से शिकार करती है, यानी कि सोनार रेडिएशन की मदद से शिकार करती है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह गंगा और चंबल नदियों में पाई जाती है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर इसमें कवर कर दिए गए हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन से संबंधित। आगे बात करें गिद्ध संरक्षण। समस्या क्या थी कि पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा जिसे डाइक्लोफेनाक कहते हैं, खाने से गिद्धों की किडनी फेल हो गई और 99% गिद्ध मारे गए थे। भारत सरकार ने 2006 में डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर हम एग्जाम टेंट से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में स्टार्ट हुई थी। ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था। वहीं गैंडा संरक्षण परियोजना जिसे राइनो विजन 2020 भी कहते हैं, 2005 में शुरू हुआ था। ये एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से काजीरंगा असम में पाए जाते हैं और इनके संरक्षण के लिए ही गैंडा संरक्षण यानी राइनो विजन 2020 स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखें चीता पुनर्वास 2022 में स्टार्ट किया गया। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए और उन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया और यहाँ पर हम संरक्षित कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। यह दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय मांसाहारी स्थानांतरण है, यानी कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी प्रजाति को लाकर संरक्षित करने का यह पहला कार्यक्रम था दुनिया का। अब उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को देख लेते हैं। कुकरेल प्रजनन केंद्र लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी मगरमच्छ परियोजना के तहत और यह भारत का सबसे सफल घड़ियाल और मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर कछुओं का भी संरक्षण होता है। अब इसे देश की पहली नाइट सफारी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट कर लेना आप लोग। इसके बाद देखें लाइन सफारी इटावा में विशेषता क्या है। यह इंग्लैंड के लॉन्ग लीग सफारी पार्क की तर्ज पर बनाया गया है और यहाँ एशियाई शेरों का प्रजनन कराया जाता है। आगे बात करें गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में। जटायु संरक्षण यानी जो जटायु है वो गिद्ध को ही बोला जाता है और उनके प्रजनन से संबंधित काम यहाँ पर महाराजगंज में गिद्ध संरक्षण केंद्र के अंतर्गत किए जाते हैं। महाराजगंज जिले का फरेंदा क्षेत्र है, वहां पर इसको बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का ऐसा अत्याधुनिक केंद्र है जहां गिद्धों की आबादी बढ़ाने पर काम हो रहा है। आगे देखें मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में है।
मथुरा वृंदावन क्षेत्र में मोरों के संरक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया था। डॉल्फिन अभयारण्य, हालांकि बिहार के विक्रमशिला में अभयारण्य है, लेकिन यूपी सरकार ने चंबल नदी के क्षेत्र को डॉल्फिन के लिए सुरक्षित घोषित किया है। यानी चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसमें जितनी भी डॉल्फिन है उनको सबको सुरक्षित जीव घोषित कर दिया गया है। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान यूपी के नमामि गंगे तटों पर चलाया जा रहा है। आईयूसीएन और रेड डाटा बुक को देखें तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। रेड लिस्ट श्रेणी की बात करें तो आईयूसीएन प्रजातियों को 9 श्रेणियों में बांटता है, जिनमें से 3 संकटग्रस्त मानी जाती हैं और इन तीनों का हम अंतर समझेंगे अब बारी बारी से। सबसे पहली होती है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जिसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। परिभाषा है जब कोई प्रजाति 10 वर्षों में 90% से अधिक खत्म हो चुकी हो, ये जंगल में उसकी संख्या 50 से कम बची हो संख्या में। ठीक है, भारत को उदाहरण देखें जैसे पक्षी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, जॉर्डन कॉर्सर, ये सभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। वहीं जानवरों में बात करें तो पिग्मी हॉग जो सबसे छोटा सूअर माना जाता है, और नाम दफा उड़न गिलहरी, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, भारत में। आगे बात करें सरीसृपों में तो घड़ियाल, लाल मुकुट वाला कछुआ, ये सभी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, संकटग्रस्त यानी दूसरी श्रेणी है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब जब पिछले 10 वर्षों में आबादी 70% घटी हो या संख्या कितने से कम हो, 250 से कम हो, तो उसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें बाघ आते हैं, एशियाई शेर आते हैं, एशियाई हाथी आती है और गंगा डॉल्फिन आती हैं। वहीं वल्नरेबल की श्रेणी है तीसरी। इसकी परिभाषा है कि जब आबादी 50% घटी हो और ये भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा, स्लो लॉरिस, नीलगिरी लंगूर, ये सभी वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आने वाले समय में इनकी प्रजाति पर संकट आ सकता है और ये विलुप्त हो सकते हैं। अब आर्द्रभूमि और रामसर कन्वेंशन को देख लेते हैं। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जहां पानी, पर्यावरण और उससे जुड़े पौधों व जानवरों के जीवन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक होता है। इसे किडनी ऑफ लैंडस्केप कहते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसमें हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुए थे। इसे 1975 में लागू कर दिया गया और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। उद्देश्य क्या था रामसर कन्वेंशन का कि इसमें आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता था और उसका विवेकपूर्ण उपयोग यानी वाइस यूज किया जाता था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो रामसर साइट से संबंधित है, यह रामसर साइट की एक ब्लैक लिस्ट होती है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें वे साइट्स शामिल होती हैं जहां मानवीय हस्तक्षेप से खतरा पैदा हो गया हो, और भारत की केवल 2 साइट्स इसमें है। पहली है केवलादेव राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील पहले थी लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, यानी चिल्का झील में अब मानवीय हस्तक्षेप से कोई खतरा नहीं है। भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी है, 98, यानी फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन नवीनतम डाटा 98 प्लस है। सर्वाधिक साइट्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में। वहीं दूसरे नंबर पर यूपी में है रामसर साइट्स, जिसमें 11 साइट्स शामिल हैं, और पटना पक्षी विहार एटा को अभी हाल ही में यानी 10 से 15 दिन पहले लगभग इसको ऐड किया गया है। जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है वो भी एक रामसर साइट है। पार्वती अर्गा गोंडा में है, ये भी एक रामसर साइट है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, समसपुर बरेली में, रायबरेली में, सांडी हरदोई में, सरसई नावर इटावा में। सूर सरोवर और कीथम झील की बात करें तो ये आगरा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक, ये भी यूपी की पहली साइट है, ये रामसर साइट। बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, इसे 2022 में जोड़ा गया था। और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, ये 10वीं रामसर साइट थी हमारी। आगे बात करें मानव वन्यजीव संघर्ष, जो हमारे सिलेबस में है यूपी लेखपाल के सिलेबस में मानव वन्यजीव संघर्ष बिल्कुल स्पष्ट पॉइंट में लिखा गया है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कारण कौन कौन से हैं कि पर्यावरण और मानव का संघर्ष हो रहा है आपस में। इसका कारण है आवास विखंडन, भूमि उपयोग में बदलाव, आक्रामक प्रजातियां,
जैसे लेंटाना घास, जिसने शाकाहारी जानवरों का भोजन कम कर दिया, जिससे वे कहाँ जाते हैं, खेतों की ओर जाते हैं। ठीक है, अब जब भोजन ही नहीं रहेगा तो जीव बाहर निकलेंगे अपने आवास से भोजन की खोज में, जिस वजह से मानव से उसका हस्तक्षेप होता है। फिर मानव क्या करता है, उसको मारने की सोचता है। अगर कोई जानवर मानव के क्षेत्र में आता है तो मानव क्या करता है, उसको मारने की सोचता है कि भाई इसको खत्म कर दिया जाए। निवारण के उपाय देखें तो कुछ सरकारी पहल की गई हैं, जैसे सुरक्षा। हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय का राष्ट्रीय पोर्टल है ये सुरक्षा। मधुमक्खी बाड़ प्रोजेक्ट रीहैब, यानी खादी ग्राम उद्योग द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था। इसमें हाथियों को भगाने के लिए मधुमक्खी के बक्से लगाए गए थे। सीड बॉम्ब्स, जंगलों में भोजन बढ़ाने के लिए मिट्टी के गोलों में बीज भरकर फेंके गए, जिससे वहां पर अलग अलग प्रजाति के पेड़ उग सकें और जानवरों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। यूपी सरकार के कदम की बात करें तो पीलीभीत और लखीमपुर में गन्ने के खेतों को बाघों का अस्थायी आवास माना गया है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने के लिए बाघ मित्र बनाए गए हैं। ठीक है, जो इन बाघों को टैकल कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे इंसान जो ट्रेंड होते हैं बाघों को संभालने में, उन लोगों को बाघ मित्र बनाया गया है यहाँ पर। आगे बात करें जैव विविधता अधिनियम 2002 की, इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे। सबसे पहले उद्देश्य समझते हैं कि जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना इस जैव विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य था। इसका त्रिस्तरीय ढांचा समझते हैं, एनबीए, एसबीबी और बीएमसी को। एनबीए का मतलब होता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका मुख्यालय चेन्नई में है धारा 8 के अनुसार। एसबीबी यानी राज्य जैव विविधता बोर्ड, हर राज्य में होता है ये, धारा 22 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। वहीं बीएमसी जैव विविधता प्रबंधन समिति, यह स्थानीय निकाय या पंचायत स्तर पर गठित की जाती है धारा 41 के अंतर्गत। बीएमसी का काम है पीबीआर यानी पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना, इसमें गांव की हर जड़ी बूटी और ज्ञान का रिकॉर्ड होता है पीबीआर में, यानी पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में। वहीं धारा 37 क्या कहती है, राज्य सरकार किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकती है धारा 37 के अंतर्गत। लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो लद्दाख का याया त्सो और ओडिशा का गंधमर्दन एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। अब करंट अफेयर्स से कुछ संबंधित चीजें देख लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में करंट से संबंधित चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अब हमारे पर्यावरण पर ही सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है मानव के कारण। इस वजह से इस टॉपिक में करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर कैप्सूल 2025-26 के लिए बिग कैट अलायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईबीसीए। भारत ने अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया। इसका उद्देश्य था दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता को बचाना था। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, भारत में होगा। अमृत धरोहर योजना की बात करें तो बजट 2023-24 में से घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य था अगले 3 वर्षों में रामसर साइट्स का संरक्षण और इको टूरिज्म बढ़ाना। वहीं मिस्टी योजना की बात करें तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये मिस्टी योजना का फुल फॉर्म है मिस्टी का। इसका उद्देश्य था समुद्री तटों पर मैंग्रोव यानी सुंदरी वृक्ष लगाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो सरकार अब व्यक्तियों और कंपनियों को पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए ग्रीन क्रेडिट देगी, जिससे वे कार्बन क्रेडिट की तरह बेच सकेंगे। यानी आप जितना पेड़ लगाओगे और जितना जल संरक्षण करोगे उसके लिए सरकार आपको ग्रीन क्रेडिट देगी, जिसे आप कार्बन क्रेडिट की तरह बेच सकते हैं। यानी कि जो ये काम नहीं कर पाएंगे, पेड़ नहीं लगा पाएंगे, जल संरक्षण नहीं कर पाएंगे और ऊपर से हमारे पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा रहे होंगे, तो अगर आपके पास ये क्रेडिट होगा तो आप उन लोगों को ये क्रेडिट बेच सकेंगे। ठीक है, आप उनकी जगह पर पेड़ लगाएंगे और आपको उनसे कुछ पैसे मिलेंगे और वो लोग अपने उद्योग धंधे बढ़ाने में उस चीज को यूज कर सकेंगे। यानी कि हर व्यक्ति को ये डिसाइड करना होगा कि उसे कितने पेड़ लगाने हैं, उसे कितना जल संरक्षण करना है। इस आधार पर हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहेगा, यानी हमारा औद्योगिक विकास भी होता रहेगा और औद्योगिक विकास में जो लोग संलग्न हैं वो लोग इस ग्रीन क्रेडिट को आप लोगों से खरीदेंगे। ठीक है,
अब यूपी विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 तक राज्य में हरित आवरण को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह लगभग 9.23% है और इसके लिए हर साल जुलाई में वृक्षारोपण जन आंदोलन भी चलाया जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 को विद थ्योरी के देखा है, ठीक है, विद थ्योरी, और कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम पूरे 11 सब्जेक्ट के आपको नोट्स और डेली टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। डेली टेस्ट आपको चैप्टर वाइज आपको दिए जाते हैं। कंटेंट हम लोग रोज डेली प्रोवाइड करते हैं एक चैप्टर का, और उसका टेस्ट आपको रोज शाम को एक फिक्स टाइम पर होता है, ठीक है। पेड बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पर आपको फीस की जानकारी मिल जाएगी, और फीस वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, साथ में आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो उसके लिए 249 रुपये फीस रखी गई है, ताकि हम लोगों का भी जो मेहनत है वो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने का भी जो पैसा है वो मिलता रहे, ताकि हम भी अपना खर्चा पूरा करते रहें और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से होती रहे, ताकि आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कर सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, हम लोग क्लास 3rd में ईवीएस की, और अगले चैप्टर में हम वन्य जीव और फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियों से संबंधित बातें करेंगे। वहाँ पर आपको फिर से हम इसी तरीके से थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।